नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर में आपको बताएंगे सोने चांदी की बढ़ती कीमतों से जुड़ा हुआ है। सोने ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे नई बहस छिड़ गई। तीसरी खबर में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा ने प्रदेश भर में बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि सोना दमक गया, चांदी भी चमकी है। और जिस तरह से हालात लगातार बदल रहे हैं, यानी कि सोना अपने नए ऑल टाइम हाई पर हमेशा रहता ही है। और इस बार इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,313 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद सोने की कीमत हो गई है 84,323 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 22 कैरेट सोना 77,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है। इससे पहले 4 फरवरी को इस पीली धातु ने, यानी कि सोने ने 83,010 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। मार्केट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस साल सोने की कीमतें 90,000 रुपए यानी कि प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि दुनिया भर में जारी आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। दरअसल निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं। साल 2024 में भी सोना ने निवेशकों को इसी तरह से, यानी कि 20% से भी ज्यादा का बम्पर रिटर्न दिया। सोने की कीमतों में साल 2023 में 14% और 2022 में 12% का उछाल दर्ज किया गया था। तो सोना खूब बिखेर रहा है अपनी चमक, लगातार ऑल टाइम हाई पर है। यदि आप सोने चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो यहां पर रेट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इस साल हो सकता है कि 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने का जो रेट है वो पहुंच जाए। अब शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है और ऐसे में सोने और चांदी की डिमांड भी बढ़ चुकी है। और अब यहां पर रेट जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट सोना 1,313 की बढ़त के साथ साथ 84,323 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोना अगर आप लेना चाहते हैं तो 77,240 प्रति 10 ग्राम पर इसकी कीमत पहुंच चुकी है। चांदी की कीमत में भी इसी तरह से उछाल देखने को मिला है, यानी 1,629 की सीधे तौर पर बढ़ोतरी हुई, यानी अब ये 95,421 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस साल हो सकता है 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक ये पहुंच जाए। तो एक के बाद एक इसमें जो रेट है वो हाई होता जा रहा है। आप सोने और चांदी के भाव में उछाली देखी जा रही है। वहीं प्रति किलो चांदी के भाव में 1,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी, यानी कि 1,629 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और शाम तक, कल बुधवार शाम तक ये अंदाजा था कि 1,006 रुपए तक की तेजी से ये बढ़त हुई थी, लेकिन अब इसका जो रेट है वो और आगे बढ़ चुका है। तो 22 और 24 कैरेट सोने के भाव में उछाल देखा गया। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल शाम तक इसका रेट 78,850 रुपए तक था और अब इसकी कीमत बढ़कर 84,323 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। अगर आप भी सोना और चांदी के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। इंदौर में सोना 500 रुपए की छलांग के साथ सर्वोच्च स्तर पर 83,000 रुपए तक पहुंचा है और 93,100 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया। फेडरल रिजर्व ने अपनी नीतिगत बैठक में ब्याज दरों को लेकर भी कई जिस तरह से प्रतिशत बरकरार रखे हैं और ब्याज दरों में बदलाव के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। आगे के फैसले महंगाई, बेरोजगारी दर और रोजगार बाजार के आंकड़ों के आधार पर ही लिए जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर सोना $2,776 प्रति औंस के उच्च स्तर को छू रहा है, जबकि चांदी $31.07 प्रति औंस तक पहुंच चुकी है। और चलिए बात करेंगे, सोना दमक रहा है, चांदी भी चमक रही है। इसके बाद दूसरी खबर, यानी कि अर्थशास्त्री बनाम चाय वाला। जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाती है तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, लेकिन उससे पहले सीएम मोहन ने राजनीति में प्रतिभा और नैतिकता पर एक ऐसा बयान दिया जिससे एक नई बहस छिड़ चुकी है। मोहन यादव के बयान से सवाल उठा कि देश में आर्थिक नीति किसकी अच्छी थी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। आर्थिक नीति में कौन आगे?
मोहन ने मनमोहन पर सवाल दागे, मोदी की नीति के मुरीद, अर्थशास्त्री बनाम चाय वाला। कि आदमी के लिए बिना पैसे का बैंक में खाता खोल दो तो उसका पैसा उस तक पहुंच जाएगा। ये चाय वाले ने कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जिनने कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं ली। इस बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। सियासत में प्रतिभा और नैतिकता पर बहस छिड़ गई है। दरअसल बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में छात्रों को सीएम स्कूटी बांटने पहुंचे थे। यहां वो छात्रों की प्रतिभा और नैतिकता का पाठ समझा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना कर दी। बहुत बड़े, कहा विदेश में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे मनमोहन सिंह जी? कैम्ब्रिज है ना, कहां गए थे? और उसके पढ़ने के बाद वो गवर्नर बने, गवर्नर के बाद वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने। अब इससे बड़ा तो कोई, उनको तो फाइनेंस की डिग्री थी सब उनके पास, फाइनेंस के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं मालूम पड़ी कि आदमी के लिए बिना पैसे का बैंक में खाता खोल दो तो उसका पैसा उस तक पहुंच जाएगा। हालांकि मोहन यादव की इस तुलना को कांग्रेस सही नहीं मान रही, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह दिग्गज अर्थशास्त्री रहे हैं और मोदी कभी चाय बेचते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक नीति में काफी अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के लिए नीति बनाई, छोटी छोटी बातों पर उनकी नजर रही, जबकि मनमोहन सिंह की नीति उद्योगपतियों के लिए रही। उस वक्त भी देश ने आर्थिक रफ्तार पकड़ी, लेकिन मोदी राज में ये रफ्तार और तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो आर्थिक नीति में कौन आगे है? मोहन ने मनमोहन पर सवाल दागे हैं और पीएम को ही सर्वश्रेष्ठ बता दिया। ज्यादा और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए, बेहतरी और अर्थशास्त्री की जिस तरह से बात की जाती है पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर, उन्होंने लेकिन ये कहा कि प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं वो ज्यादा अच्छी है। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी इस मुल्क का समझदार व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का क्यों न हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलने में 10 बार सोचता है। मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर है। जहां तक चाय बेचने वाला वगैरह जो प्रश्न है, उन मुद्दों को मैं उचित नहीं समझता हूं उन प्रश्नों को उठाना, क्योंकि कौन क्या करता था उसके प्रमाण भी आज तक देश में नहीं है। लिहाजा उस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। पर इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश की जनता ईमानदारी से यदि बिना भय के कोई भी सड़क चलता व्यक्ति उनसे पूछ ले कि देश की आर्थिक नीति किसके वक्त अच्छी थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही नाम लेगा। उस वैश्विक दौर में जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, तब हिंदुस्तान की डगमगाई हुई व्यवस्था को सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही थामा था, जिसका विपक्ष भी आज तारीफ करता है। तो जब पहले प्रमाण पत्र विपक्ष दे चुका है, तो मोहन यादव जी की बातें प्रासंगिक नहीं मानी जाएगी। और आज क्या स्थिति है कि जब मनमोहन सिंह जी के वक्त पूरे देश पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज कर्ज कितना हो गया इन 10 सालों में, वो पैसा कहाँ गया है? तब उद्योगपतियों की हालत क्या थी, आज सिर्फ 2 उद्योगपतियों में ही उसका इजाफा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा विषय है। मोहन यादव जी को मैं कार्यकर्ता के रूप में चुनौती देता हूँ कि वो जहाँ कहें, मैं कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से सिपाही के नाते हर मुद्दों पर उनकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, और इसी पर हम जवाब भी ले लेते हैं। नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से सीएम ने ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां थी वो उससे कहीं ज्यादा बेटर जो नीतियां हैं वो प्रधानमंत्री की हैं अर्थशास्त्री को लेकर। निश्चित तौर पर ठीक कहा है उन्होंने। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली है, आज देखिए विश्व गुरु बन गया है भारत। आज देश का गौरव बढ़ा है। आज देश की आर्थिक स्थिति देख लें आप, देश का सम्मान देख लें। आज रूस यूक्रेन युद्ध होता है तो किस प्रकार भारतीय छात्र तिरंगा हाथ में लेकर निकल जाते हैं। किस प्रकार यदि हम देखें तो संप्रभुता हो या हमारी जो आत्मनिर्भरता हो या हमारी जो एक
विश्व में जो हमारे गौरव की बात, तो आज बड़ा है। आज पहले तो हमको छोटे छोटे देश आंख दिखा देते थे, आज मोदी जी के आने के बाद हमने देखा, यदि आर्थिक दृष्टि से भी बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भी भारत सुदृढ़ हुआ है और कई योजनाएं हैं जो हमारे देश की, वो निश्चित तौर पर सराही जाती है। निश्चित तौर पर जीवन स्तर बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो ये सब मोदी जी के कार्यकाल में लेकिन नरेंद्र जी, ये एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगर हम कुछ नीतियों को देखें, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, मनरेगा हो या फिर रोजगार गारंटी योजना हो, वो उस समय भी देश ने रफ्तार की थी और आज भी देश रफ्तार पर ही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी कई ऐसी योजनाएं हैं, उसे लेकर भी दोनों ही अगर जो देखा जाए तो तुलना नहीं करनी चाहिए। वो अपने टाइम में ऑल टाइम बेस्ट थे और ये अपने टाइम में बेस्ट है। देखिए, ये सही हो सकता है कि कुछ योजनाएं मनमोहन सिंह जी की अच्छी हो, लेकिन जो देश ने तेज गति पकड़ी है वो तो मोदी जी के बाद पकड़ी है, और मोदी जी के बाद जो देश की रफ्तार है वो सबने देखी है। तो निश्चित तौर पे यदि बात करें तो मनमोहन सिंह जी के कुछ योजनाएं अच्छी हो सकती है, कुछ योजनाएं की हम उनकी सराहना भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मोदी जी के आने के बाद तो देश में परिवर्तन का युग आया ही है। मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर, और आपको लगता है कि दोनों ही नीतियां अलग थी या फिर अभी की जो बेस्ट नीतियां है? देखिए, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं कि यह कह दूं कि देश गर्त में जो लोग आजादी को ही 2014 का वर्ष मान रहे हो या जो विचारधारा देश की आजादी ही 2014 में मान रही हो, तो वहां डिस्कशन करने का कोई, मैं सोचता हूं कि औचित्य नहीं बचता है। और वैश्विक स्थिति में विश्व गुरु कितने मजबूत हुए हैं कि अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, हमारे जिन भारतीयों को डिपोर्ट करके एक बहादुरों के प्रदेश अमृतसर में, जहाँ हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है, वहां उतारा है। वो ऐसे तो हिंदुस्तान में कभी डकैत, हिंदुस्तान का इस विश्व में बड़ा है, तो ये विश्व गुरु को मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा। अमेरिका की नीति है, यदि वो वहाँ जो प्रवासी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको लेके यदि उन्होंने मेक्सिको के नागरिकों या अन्य देशों के, कई देशों के नागरिकों को यदि अपने देश भेजा है, तो उसमें उसको लेके यदि हमारी नीतियों की बात करें तो कई देशों के नागरिकों के, आज भारत के पास भी अधिकार है, वो बांग्लादेश के अवैध लोगों को निकालने की बात करता है, या हर देश अपने देश के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए करता है, उसको लेके भारत कहाँ से जिम्मेदार हो गया? यदि ट्रंप ने वहाँ पे बागडोर संभाली और उन्होंने कोई निर्णय लिया है कि अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं किसी भी देश के हों, यदि हम उनको अपने वापस देश भेजेंगे तो उसमें मोदी जी की गलती या भारत की गलती कहाँ से आ गई? नरेंद्र जी, लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं, जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि दिग्गज अर्थशास्त्री रहे हैं पूर्व पीएम, और उनकी कुछ नीतियों को अगर हम देखें तो उद्योगपतियों के लिए वो काफी बेहतर रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं वो जनता के लिए बेहतर रही हैं। देखिए, मैंने कहा दोनों की तुलना करना बेमानी होगी। सबका कांग्रेस को निश्चित तौर पे यदि बात करें तो उनको मनमोहन सिंह जी की नीतियां अच्छी लगेगी, हमको मोदी जी की नीतियां अच्छी लगती है। तो ये तो जनता तुलना करे, ठीक है। कांग्रेस आप सोचेंगे कि मोदी जी की तारीफ करे या हम मनमोहन सिंह जी की तारीफ करें तो बेमानी होगा। लेकिन तो कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तारीफ की है प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ मोदी जी की तो करेंगे ही ना। मोदी जी की नीतियों से देश में परिवर्तन आया है, आर्थिक, आपने कहा तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुलना तो हुई नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा कि हम तो मोदी जी की तारीफ करेंगे ही ना, मोदी जी के अच्छे कामों की तारीफ करेंगे। कांग्रेस नहीं कर सकती, लेकिन हम तो करेंगे ही ना। जी मिश्रा जी, देखिए, मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे, उसमें सिर्फ एक ही वाक्य और एक ही शब्द काफी है कि जो सम्मान मोहन यादव जी को प्राप्त हुआ है एक चिट्ठी के माध्यम से, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से प्राप्त हुआ है। तो वो उनके लिए जितने भी शब्द कहेंगे वो कम है, और उन्हें कहना भी चाहिए, एहसान वो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और यदि मैं ये कहूँ कि मोहन यादव जी शिवराज सिंह जी चौहान के और खुद के कार्यकाल की तुलना करें तो और भी अच्छा होगा। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मोदी की नीति के मुरीद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ चुका है, कहीं न कहीं आर्थिक नीति में कौन आगे है, इस पर चर्चा छिड़ चुकी है। मोहन ने मनमोहन पर सवाल दागे, और वहीं मोदी की जो नीतियां हैं उसके मुरीद भी वो बनते हुए दिखे। तो अर्थशास्त्री बनाम चाय वाला दिखाई दिया। और चलिए बात करेंगे बगावत पर एक्शन की, यानी कि छत्तीसगढ़ की।
सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो निर्दलीय रूप से अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको निलंबित किया जा रहा है और अब तक 250 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इससे ज्यादा कार्यकर्ताओं पर अभी भी निलंबन की तलवार लटकी हुई है। कई जिलों में निलंबन को लेकर सूची जारी हो चुकी है। ये भी बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी पदों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, लेकिन टिकट नहीं मिलने से कई ऐसे नाराज हो गए। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए हैं। बागियों के कारण कई जगह पार्टी का समीकरण बिगड़ रहा है और ऐसे में प्रदेश संगठन ने बागियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए निलंबन के आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने भी साफ कर दिया कि निलंबन की कार्रवाई केवल बागी होकर चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही नहीं होगी, बल्कि यदि कोई कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ भी काम करता है तो उसके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश संगठन ने सभी जिलों में इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा नेताओं को दे दिया है। दुर्ग जिले में 45, बालोद जिले में 23, बलरामपुर में 9, जांजगीर चांपा जिले में 22, गरियाबंद जिले के 26 और धमतरी जिले में भी 12 को निलंबित कर दिया गया। महासमुंद में 29, कांकेर में 14 नेताओं को निलंबित अब तक किया जा चुका है। यानी रायपुर नगर निगम की बात की जाए तो 20 नेताओं और राजनांदगांव जिले में नगर निगम सहित निकायों में बागी होकर चुनाव लड़ रहे 40 नेताओं को अब तक निलंबित करने की तैयारी में भाजपा इन दिनों लगी हुई है। यानी कि 300 से ज्यादा नेताओं पर सीधे तौर पर अगर देखें तो तलवार लटकी हुई। कई ऐसे बागी हैं जो पूरी तरह से पार्टी से बाहर होने वाले हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तमाम ऐसे कार्यकर्ता जहां सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रहे हैं। तो भाजपा ने पार्टी के 27 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव और इस बीच पार्टियां ये देख रही हैं कि कौन कौन ऐसा बागी है या फिर कोई पार्टी विरोधी काम तो नहीं कर रहा, उस पर पूरी तरह से निलंबन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्या कहेंगे? पार्टी में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है और ऐसे में कभी भी जब टिकट मिलती है तो योग्य उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलती है। बाद में सारे लोग पार्टी के साथ आ जाते हैं क्योंकि प्रत्याशी कमल का फूल होता है। तो पार्टी का जो संगठन का नियम है, अनुशासन है, उससे अगर कोई बाहर जाता है तो उसके लिए भी पार्टी ने कुछ प्रावधान बना के रखे हैं। उसी के तहत ये कार्रवाइयां होती हैं और आगे भी जो पार्टी के विरोध में काम करेगा वो निश्चित तौर पर पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं रह पाएगा। अमित जी, कहीं ना कहीं ऐसे में नुकसान हो सकता है क्योंकि 300 से ज्यादा ऐसे हैं बागी जिन पर एक्शन लिया जाएगा। क्या इन्हें पहले मनाने की कोशिश नहीं की गई? निश्चित तौर पर पहले बातचीत ही की जाती है और जो प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं उनके फेवर में सभी लोग आ जाएं या पार्टी के लिए कहीं और भी काम करना चाहते हैं तो काम करें। ऐसे बहुत सारे उनके साथ बातचीत के अवसर होते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं। बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाइयां तो होनी भी चाहिए, लेकिन ये सेम इसी तरह से कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन पहले जिस तरह से कांग्रेस ने किया था कि तमाम ऐसे बागी जो नेता थे उन्हें हटा दिया गया, लेकिन जब वो बाद में आते हैं तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में रख लिया जाता। तो क्या इसी तरह की स्कीम पार्टी बीजेपी भी करेगी आने वाले समय में? देखिए, पार्टी ने अभी 6 साल के लिए निलंबन किया है और जब पीरियड लिखा जाता है तो फिर से किसी के आने की गुंजाइश उससे पहले तो कम ही बनती है। जी, और अगर कोई ऐसा मान मनव्वल के बाद या फिर बहुत अच्छे से विनती अनुनय विनय करे, आने के लिए प्रार्थनाएं करने लगे, तो क्या फिर भी उसके लिए वो जो 6 साल का समय है वो पूरी तरह से फिक्स रहेगा या बीच में उसे आने का मौका मिलेगा? देखिए, पार्टी में अनुशासन भंग करने के बाद ही निष्कासन होता है और निष्कासन सामान्य परिस्थितियों में वापस नहीं होता है। तो जो आप बात कह रहे हैं वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बात है। अब वो आगे भविष्य के गर्भ में है, ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो आखिरकार क्या ऐसी नीति इस तरह से नाराज हो गए और 300 से ज्यादा बागी हैं अब मैदान में, चुनावी मैदान में, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को प्रभावित करेंगे, 300 से 3000 ना हो जाए? देखिए, अब हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है और वो राष्ट्र सेवा के भाव से चल रही है। ऐसे में किसी व्यक्ति का अगर निजी स्वार्थ पार्टी की विचारधारा से ऊपर हो जाता है तो निश्चित तौर पर फिर पार्टी को उसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। अगर पार्टी में कोई है और पार्टी की ही विचारधारा पर नहीं चल रहा है तो ऐसे में फिर उसको पार्टी में रखना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। जी।
तो पार्टी में रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए। तो बागियों पर बीजेपी पूरी तरह से सख्त है, एक्शन के मोड में है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है तमाम ऐसे बागियों पर लगातार एक्शन। इससे पहले बिलासपुर में एक्शन हो चुका है, जब 4 प्रत्याशी और पार्षद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 23 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है। यानी कि नगर निगम से लेकर नगर पालिका या फिर नगर पंचायत की बात की जाए तो ऐसे तमाम नेता हैं जो इन दिनों बागी हो रहे हैं। ऐसे में कैंडिडेट को तो पहले समझाया गया है और अब वो नहीं मान रहे। मान मनव्वल पहले उन्हें किया गया, लेकिन बगावत फिलहाल कम नहीं हुई और इसी के चलते अब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो बागी हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, इन्हें निलंबित करने की कार्रवाई जो है वो एक तरह से करी। और चलिए इस बीच आपको बताते हैं कटनी से एक अहम खबर, जहां कुख्यात अपराधी राहुल बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की अहम खबर कटनी से सामने आई है, जहां कुख्यात अपराधी राहुल बिहारी गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के आतंक से शहर के व्यापारी लामबंद हो रहे थे। कटनी पुलिस ने अपराधी को रीठी से गिरफ्तार किया है। एसपी ने माधवनगर टीआई अनूप सिंह को लाइन अटैच कर दिया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर लाइन अटैच किया गया। अहम खबर आपको बता दें, जहां ये कुख्यात बदमाश है कटनी के व्यापारी से परेशान थे और अपराध लगातार बढ़ रहा था। इसे देखते हुए ही कटनी पुलिस ने अपराधी को रीठी से हिरासत में ले लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। एसपी ने माधवनगर टीआई अनूप सिंह को लाइन अटैच कर दिया। शिकायत हुई थी, लगातार बार बार बात कर रहे थे उद्योगपति, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी और इसके बाद ही अब अटैच कर दिया गया, लाइन अटैच कर दिया गया है टीआई। तो कटनी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, अहम खबर आपको बता दें, जब एसपी ने माधवनगर टीआई अनूप सिंह को लाइन अटैच कर दिया है। शिकायत हो रही थी, कार्रवाई नहीं ये बार कर रहे थे। व्यापारी लगातार परेशान थे इस कुख्यात अपराधी राहुल बिहारी से। तो पतासाजी की गई और अब इसे कटनी के पास यानी कि रीठी से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं हाथ लगी। अब इससे पूछताछ होगी, आगे की क्या कार्रवाई होती है फिलहाल लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन शिकायत ये की जा रही थी, व्यापारी परेशान थे, व्यापारियों ने शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी कोई भी पुलिस जो अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहा था और साफ तौर पर टीआई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसके खिलाफ ही अब बता दें आपको लाइन अटैच कर दिया गया है। एसपी ने माधवनगर टीआई अनूप सिंह को लाइन अटैच कर दिया है। तो गुंडागर्दी का माहौल लगातार कटनी क्षेत्र में बढ़ रहा था। गुंडागर्दी बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद थे और इसी के तहत आपको बता दें व्यापारी लगातार परेशान हो रहे थे, लामबंद हुए थे। कटनी पुलिस ने अपराधी को रीठी से गिरफ्तार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।